Hello everybody. In this section we will study about mineral nutrition in plants. What is nutrition? Mineral nutrition in plants. Nutrition क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए एनर्जी की मदद से अपनी बॉडी में उन जो भी प्रोसेस होता है उनको फुलफिल करता है और उसके लिए उसे एनर्जी चाहिए होती है. दैट एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड. दैट फूड इज प्रिपेयर्ड इन देयर बॉडी आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. On the basis of nutrition, all the organisms are classified in two categories. That is autotroph and heterotroph. Autotroph. Auto means self. जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बना लेते हैं इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को लेकर उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं. दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ. इस कैटेगरी में आते हैं हमारे पास में ग्रीन प्लांट्स, सर्टेन एल्गी, सर्टेन बैक्टीरिया. ये ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को अपनी बॉडी में सिंथेसाइज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ. इसी तरह से हेटेरोट्रॉफ, दे ऑल्सो नीड एनर्जी. For that they are dependent on the food, but they obtain their organic material from autotroph and then fulfill the need. जो ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए ऑर्गेनिक मटेरियल जो उन्हें चाहिए उसके लिए वो प्लांट्स पर डिपेंड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. दे आर नोन एज हेटेरोट्रॉफ. न्यूट्रिशन के लिए दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करके ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करता है. तो प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ओनली इनऑर्गेनिक मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं. एनिमल्स उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिराइव करके और अपने फूड की फुलफिलमेंट करते हैं. दैट इज़ वाई द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ. यहाँ पर इनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए दे आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल अलोंग विथ वाटर. यहाँ पर जो भी सॉइल में मिनरल्स होते हैं उन्हें प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर के साथ में. तो ये जो मिनरल्स है दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू सॉइल. दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज मिनरल न्यूट्रिशन. इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? मिनरल न्यूट्रिशन, क्योंकि मिनरल न्यूट्रिशन की मदद से ही प्लांट्स अपना फूड बना पाएंगे. दीज मिनरल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्रस्ट ऑफ सॉइल, क्रस्ट ऑफ अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. वेदरिंग होती है जिसके अंदर बड़े बड़े पार्टिकल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं और वो स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, मिनरल्स में ब्रेक हो जाते हैं और फिर इस मिनरल को प्लांट्स रूट के द्वारा एब्जॉर्ब करके लीव्स तक पहुंच जाती है और लीव्स उस प्रोसेस से फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. तो ओवरऑल वी कैन से दैट ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन द सेंस दैट दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ आउटसाइड सोर्स. ग्रीन प्लांट्स आर independent of outside source of organic material. उन्हें बाहर से किसी भी तरह का ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं चाहिए होता है. दे आर इन नीड ऑफ, उन्हें चाहिए, दे नीड inorganic substances. They need inorganic substances from the outside to synthesize their own organic material. Since inorganic elements required by the plants are chiefly obtained from the soil and that is in the form of mineral solution, so this kind of nutrition is also known as mineral nutrition. Plants obtain these mineral nutrients by extracting it from the soil, and so this mineral nutrition, in this mineral nutrition the minerals are present from the gathering, that is from the crust of earth.
On the basis of nutrition, organisms are classified in these two categories. Now we will study about mineral nutrition. The dependence of plant on mineral was first of all proved by D. Saucer. D. Saucer was a scientist. In the year 1804, he proved that plants are dependent on minerals for their nutrition. अगर मिनरल की कमी रहेगी तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन नहीं हो पाएगा. और लेटर ऑन इट वाज आल्सो प्रूव्ड बाय वॉन सेक, SACH, वॉन सेक्स, in the year 1860. He also came to similar conclusion. Now there are different methods for studying the necessity of mineral nutrition. 1860 में वॉन सेक, जो कि प्रोमिनेंट बॉटनिस्ट था, उन्होंने पहली बार ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि प्लांट कुड बी ग्रोन टू मेच्योरिटी इन डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल. वॉन सेक जो था, उन्होंने ये बोला कि प्लांट को अपन मेच्योरिटी तक ग्रो कर सकते हैं. They can be grown till maturity by providing them sufficient mineral. But there is not dependency of soil. अपन सॉइल के बिना भी अगर ये मिनरल्स अपन प्लांट को दे देते हैं तो वो प्लांट मेच्योरिटी तक ग्रो कर सकता है. दिस ब्रांच इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स. जैसे अपन ने वाटर में सारे न्यूट्रिएंट जो भी सॉइल को चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वो डिसॉल्व करके अगर इस प्लांट को उसमें रखा तो वो प्लांट भी ग्रो कर जाएगा. तो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ सॉइल. उन्हें सिर्फ न्यूट्रिएंट से मतलब है, वो न्यूट्रिएंट उनको उससे मिल रहा है. तो ये जो ब्रांच होती है, दिस इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स. लेटर ऑन सेवरल टेक्निक्स वर आल्सो डेवलप्ड व्हिच शोज द डिपेंडेंसी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स. Method for determining the minerals which are required by the plant is plant ash method. Ash means राख. हम लोगों को उस प्लांट की एश से मिनरल का एस्टिमेशन निकालना पड़ेगा. तो इसके लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है, उसके अंदर हम किसी भी प्लांट को 70 to 80 डिग्री टेम्परेचर पर अपन फर्नेस के अंदर हीट करते हैं. यहाँ अपन ने फ्रेश प्लांट लिया. जब हम उसको 70 to 80 डिग्री टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो इसमें से जो वाटर कंटेंट होगा दैट विल इवेपोरेट. 70 to 80 डिग्री हीट करने पर किसी भी प्लांट से वाटर कंटेंट इवेपोरेट हो जाएगा और अब जो रिमेनिंग पोर्शन रहेगा दैट इज ड्राई वेट ऑफ द प्लांट. हमारे पास जो कंटेंट आएगा दैट विल बी द ड्राई वेट ऑफ प्लांट. इस ड्राई वेट से हम आगे का प्रोसेस करेंगे. अभी जो ड्राई वेट हमारे पास में आया है, इसके अंदर पॉलीसेक्राइड, लिग्निन और ऑर्गेनिक एसिड, इस तरह के कंपोजिशन होते हैं. इट कंटेन पॉलीसेक्राइड, लिग्निन, ऑर्गेनिक एसिड, protoplasmic content, such kind of things are present in dry weight. Now to find the amount of inorganic substance in this dry substance, अपन इस जो भी कंटेंट आता है इसको वापस 6000 डिग्री पर हीट करेंगे वापस से फर्नेस के अंदर, ताकि हम इसके अंदर इनऑर्गेनिक कंटेंट को निकाल पाए. ऐसा करने पर इसके अंदर जितनी भी वोलेटाइल इम्प्योरिटीज होती है वो सारी डिसोसिएट होकर इवेपोरेट हो जाती है. ऑल द वोलेटाइल इम्प्योरिटीज आर डिसोसिएटेड. ऑल द वोलेटाइल इम्प्योरिटीज डिसोसिएट. 6000 डिग्री टेम्परेचर हीट करने पर इसमें से वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़, ये वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ डिसोसिएट हो जाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ऑक्सीजन एक्सेट्रा. अब जो रिमेनिंग मटेरियल हमारे पास में आता है दैट इज नोन एज प्लांट एश. उसको हम बोलेंगे प्लांट एश.
ईथर से निकल जाती है गैसेस लाइक अमोनिया, CO2, etc. Now the relative amount of various elements can be determined by analysis of this plant ash. इसका अपन एनालिसिस करेंगे और उस एनालिसिस से हमें डिफरेंट मिनरल्स के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है कि द एक्सटेंट ऑफ देयर यूटिलाइजेशन एंड इसेंशियलिटी। फर्स्ट थिंग इज यूटिलाइजेशन एंड सेकेंड थिंग इज इसेंशियलिटी। ये दो चीज हमें इससे पता नहीं चलती है। हमें ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा मिनरल कितना यूटिलाइज है और वो कितना इसेंशियल है। तो ओवरऑल हम इस मेथड में प्लांट्स को ऐश में कन्वर्ट करते हैं। ऐश में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम उसको 70 to 80 डिग्री टेम्परेचर पर कन्वर्ट करेंगे, हीट करेंगे। उस 70 to 80 डिग्री करने पर उसमें जितना भी वाटर कंटेंट होता है वो सारा एलिमिनेट हो जाता है। वो उसके बाद में जो प्लांट का जो मैटर हमारे पास बचता है दैट इज नोन एज ड्राई वेट। पर अभी भी उसके अंदर पॉलीसेक्राइड, लिग्निन और प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट जैसे कंपाउंड्स होते हैं एंड दे नीड टू बी एलिमिनेटेड। सो वी विल हीट इट टू 6000 डिग्री सेल्सियस इन फर्नेस। ऐसा करने पर जितनी भी वोलेटाइल इम्प्योरिटीज है वो सारी उसमें से रिमूव हो जाती है, ऑर्गेनिक कंटेंट डिसोसिएट हो जाता है एंड नाउ वी गेट प्लांट ऐश। This plant ash is used to analyze the mineral content of the plant. This is the first method. Now the second method is sand culture method. Sand culture method में हम plants को sand में grow करते हैं, ऐसी sand में जिसमें minerals की कमी होती है। और कुछ plants simultaneously हम ऐसी sand में grow करते हैं जिनमें minerals होते हैं। फिर दोनों प्लांट्स, जो कंट्रोल्ड प्लांट है और जो डेफिशिएंट वाले प्लांट है, उन दोनों में कंपैरिजन किया जाता है। तो इस मेथड के लिए सबसे पहले वी टेक द सैंड, एंड वॉश इट with HCl to sterilize it, and then the sand which is formed is devoid of mineral. इसको ड्राई किया जाता है, देन वॉश किया जाता है और अब जो सैंड हमारे पास आती है उसमें किसी भी तरह के कोई भी मिनरल नहीं होते हैं। तो सैंड को हम HCl से ट्रीट करके ड्राई करके वॉश करेंगे। अब ये जो सैंड हमारे पास आती है इसके अंदर हम कुछ प्लांट्स को ग्रो करेंगे। साइमल्टेनियसली यहाँ पर हमने नॉर्मल सॉइल ली है जिसमें सारे मिनरल्स प्रेजेंट है और यहाँ पर हमने स्टेरिलाइज्ड सैंड ली जिसमें किसी भी तरह के कोई मिनरल्स नहीं है। कुछ टाइम के बाद हम इनके अंदर आने वाले प्लांट्स में चेंजेस को नोटिस करेंगे कि उनमें किस तरह के चेंजेस आते हैं। उन चेंजेस के आने के बिहाफ पे हमें पता चलेगा कि इन मिनरल्स की कमी से ये चेंजेस अफेक्ट होते हैं। जैसे सपोज अगर मिनरल वाली सॉइल जिसमें सब मिनरल सफिशिएंट है, उस प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो रही है, उनमें जो आने वाली लीव्स है वो बड़ी है, उनमें फ्लावर्स आ सकते हैं एंड सच ऑल काइंड्स ऑफ चेंजेस आर एब्सेंट इन स्टेरिलाइज्ड सॉइल, देन वी कम टू नो दैट these minerals are performing this function and play in that role. This method is known as sand culture method. So overall in this system the plants are grown in the sand so as to determine the utility of various elements. To determine the utility. फर्स्ट मेथड जो हमने देखा था ऐश मेथड, उसमें हमें यूटिलिटी के बारे में पता नहीं चल रहा था कि कौन सा मिनरल किस फंक्शन के, किस पर्पस के लिए अपनी इम्पोर्टेंस रखता है। बट सैंड कल्चर मेथड में वी केम टू नो अबाउट द यूटिलिटी ऑफ द वेरियस एलिमेंट। सबसे पहले इसके लिए हमने सैंड ली, उसको HCl से वॉश किया, देन उसको ड्राई करके
वाटर से वॉश करके वापस ड्राई किया एंड देन हमने उसको प्लांट्स में ग्रो करने के लिए यूज़ किया। साइमल्टेनियसली हमने कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट लगाया जिसमें हमने उनको ऑल द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल प्रोवाइड करी और फिर जो भी प्लांट्स आते हैं उन दोनों को कंपेयर किया जाता है। कंपैरिजन से हमें ये पता चलता है कि कौन सा मिनरल किस यूटिलिटी के लिए इसेंशियल होता है। इस मेथड में कुछ डिफ़िकल्टीज आ सकती है तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम एक केमिकल कंपाउंड लेते हैं दैट इज वर्मिक्यूलाइट। ये जो वर्मिक्यूलाइट कंपाउंड होता है ये लाइट इन वेट, इट इज हैविंग सर्टेन प्रॉपर्टीज लाइक इट इज लाइट इन वेट, देन इट इज केमिकली इनर्ट, it is chemically inert, it has high water absorbing capacity, and because of this soil is sometimes replaced by this compound and the method is known as vermiculoponics. This method is known as वर्मिक्यूलोपॉनिक्स। सॉइल की जगह हम जो केमिकल कंपाउंड लेते हैं वो वर्मिक्यूलाइट होता है। सॉइल जैसे टेक्सचर होता है लेकिन इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स होते हैं, लाइट वेट, केमिकली इनर्ट, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी एंड द ब्रांच और मेथड इज नोन एज वर्मिक्यूलोपॉनिक्स। नेक्स्ट मेथड इज वाटर कल्चर। नाम से पता चल रहा है वाटर कल्चर मेथड। इन दिस मेथड सॉइल इज नॉट यूज्ड, इंस्टेड ऑफ दैट द रूट्स आर केप्ट डिप्ड इन द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। जो प्लांट होता है उसकी जो रूट्स होती है दे आर डिप्ड इन द वाटर कंटेनिंग न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। दिस इज द वाटर एंड इट कंटेन ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स। दिस सॉल्यूशन इज डेफिशिएंट ऑफ oxygen, therefore near the root oxygen is supplied by diatoms through a tube। इसमें ऑक्सीजन की कमी रहेगी तो यहाँ से हम इसको ऑक्सीजन सप्लाई कर देंगे पर्टिकुलर पाइप से। और ये जो ब्रांच होती है दिस मेथड इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स। इस मेथड को बोला जाता है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रो मीन्स वाटर, तो अगर वाटर यूज करके हम कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स। अगर सैंड यूज करके कर रहे हैं तो दैट इज सैंड कल्चर मेथड। सैंड की जगह इफ यू आर यूजिंग वर्मिक्यूलाइट देन इट इज नोन एज वर्मिक्यूलोपॉनिक्स। अगर ऐश से हमने मिनरल की नीड को निकाला है तो इट इज ऐश मेथड। इस तरह से डिफरेंट मेथड्स को यूज करके हम इसेंशियल एलिमेंट्स की यूटिलिटी को, उनकी इम्पोर्टेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं।